शीर्षक को मेटाफर के तौर पर आपने इस्तेमाल करा है। तो ये मेटाफर ये है कि सांप जो हैं वो जो फैला रहे हैं वो हैं तरह तरह के स्कॉलर्स, तरह तरह के एक्टिविस्ट, कोई प्रोफेसर है, कोई कहाँ से आया है, कोई मीडिया में लगा हुआ है, ये तो सांप की तरह है। लेकिन ये सांप कहीं पैदा हो रही हैं जो घोंसला है, तो सांप के जो घोंसले हैं उसके बारे में है। जब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं तो सवाल आपकी तरफ भी उठते हैं कि आखिर हार्वर्ड को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड है कि हार्वर्ड क्या कर रही है, हमारे फायदे के लिए, नुकसान के लिए क्या कर रही है। फायदे के लिए भी कर रही है क्योंकि वो साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, माना है हमने। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स है, सोशल साइंसेज हैं, लिबरल आर्ट्स हैं, इसमें हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब ये उन्होंने क्रिटिकल रेस थ्योरी से लेकर एक क्रिटिकल कास्ट थ्योरी बनाई है। वो क्रिटिकल कास्ट थ्योरी इंडिया के लिए बनाई है। उसमें ये कहा गया है कि जो कास्ट है वो रेसिज्म है। भारतीय संस्कृति पर आघात करने वालों को भारतीय लेखक, विचारक, विद्वान समय समय पर जवाब देते रहे हैं। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर साजिशन भारत, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर समूहबद्ध आक्रमण किया जाए तो शोधपरक और तर्कपूर्ण विमर्श के लिए कम ही लोग सामने आ पाते हैं। लेकिन लेखक और विचारक राजीव मल्होत्रा इस धारणा को तोड़ने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लेखक और विचारक राजीव मल्होत्रा की हाल ही में आई किताब ब्रेकिंग इंडिया 2.0 कुछ ऐसे सवाल उठाती है और कुछ ऐसी सच्चाइयां उजागर करती है जो भारत को अपना देश मानने वाले और उसका हित चाहने वाले हर व्यक्ति को समझना और पढ़ना चाहिए। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक के रूप में नाम कमाने और एक सफल कॉर्पोरेट करियर के बाद अपनी गैर सरकारी संस्था इन्फिनिटी फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में वे सामाजिक विज्ञान, इतिहास और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभ्यताओं पर शोध कर रहे हैं। राजीव मल्होत्रा बतौर लेखक कई अहम किताबें लिख चुके हैं। इनमें बीइंग डिफरेंट, द बैटल ऑफ संस्कृत, एकेडमिक हिंदूफोबिया जैसी लोकप्रिय किताबें शामिल हैं। उनकी एक और किताब संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल, संस्कृत भाषा के महत्व और उसके अनोखेपन पर तो रोशनी डालती ही है, साथ ही इस बात पर भी जोर देती है कि क्यों संस्कृत का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। साल 2011 में इनकी किताब ब्रेकिंग इंडिया 1.0 में आपने विदेशी ताकतों के उन षड्यंत्र को सामने लाने की कोशिश की जो भारत की जड़ों पर आघात कर उसे तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। और अब इसी श्रृंखला की अपनी दूसरी किताब ब्रेकिंग इंडिया 2.0 में वे क्या सवाल उठा रहे हैं, यही जानने की कोशिश की हमने इस साक्षात्कार में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी एक किताब के तहत 2012 में ब्रेकिंग इंडिया 1.0 में उन संकटों को, उन खतरों को लिखा जो भारत के लिए विदेशी धरती से तैयार किए जा रहे थे। और आज 10 साल के बाद 2022 में उसी का सीक्वल ब्रेकिंग इंडिया 2.0 स्नेक्स इन द गंगा, राजीव मल्होत्रा जी की इस किताब में उन खतरों को दिखाया गया है जो मौजूदा दौर में एक नैरेटिव को जन्म दे रहे हैं। और उस नैरेटिव के तहत, तथ्यहीन नैरेटिव के तहत हम कह सकते हैं, इनकी किताब का ये कहना है कि ये नैरेटिव भारत की संप्रभुता, सभ्यता, अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है, उसको कमजोर करने का काम कर रही है। तो इन्हीं तमाम मसलों पे आज हम बात करेंगे राजीव मल्होत्रा जी से और जानेंगे कि आखिर इन खतरों का जन्म कहां से हो रहा है, क्यों उन्हें लग रहा है कि विदेशी धरती पर ही नहीं बल्कि देश के भीतर भी इसकी एक तैयारी की जा रही है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, तोड़ा जाए। उसके विघटन में तमाम वो ताकतें कौन सी हैं जिस पर पर्दाफाश कर रहे हैं राजीव मल्होत्रा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, सबसे पहले आपकी किताब के शीर्षक से ही शुरू करेंगे। स्नेक्स इन द गंगा, ये सीक्वल है। आपकी पहली किताब 2012 में आई, 2022 यानी कि 10 साल का वक्त बीत गया है। आज वो कौन से खतरे हैं, क्या है शीर्षक, शीर्षक के पीछे का रहस्य, इस मेटाफर में क्या है? देखिए, जब गंगा में स्नान करते हैं तो हमको ये नहीं लगता कि यहाँ कोई खतरा है, हम उसको बहुत सेफ समझते हैं।
तो इसी तरह से कई लोग जो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, इंडिया में हार्वर्ड में कहीं भी भेजते हैं, तो उनको ये नहीं लगता कि कोई खतरा है, लेकिन खतरा है। तो ये जैसे गंगा में सांप छुपे हुए भी मिल सकते हैं आपको, कुछ सांप छुपे मिल सकते हैं, और वो सांप जहरीले हैं और वो काटेंगे भी और उससे काफ़ी नुकसान भी होगा। इसी प्रकार हार्वर्ड में और इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज़ में और बाहर की कई यूनिवर्सिटीज़ में सांप बैठे हैं जो जिनमें जहर है। तो ये पुस्तक के 3 पॉइंट हैं। एक तो है ये जहर क्या है, जहर एक आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी क्या है, वो इंडिया के अगेंस्ट जो आइडियोलॉजी है, हिंदू धर्म के अगेंस्ट जो आइडियोलॉजी है, वो है क्या, कहाँ से आई और उसका क्या कारण क्या है और उसका क्या इलाज क्या हो सकता है। ये तो एक तो आइडियोलॉजी के बारे में, वो तो जहर हो गया। दूसरा है कि ये जहर को फैलाने के लिए सांप हैं। ये सांप कौन है, कहाँ सांप कौन है, क्या उनके एग्जाम्पल हैं, क्या नाम है, कहाँ के लोग हैं, ये भारतीय लोग हैं, विदेशी लोग हैं, कौन है ये सांप, उसके बारे में है। और तीसरी बात यह है कि सांपों का घोंसला कहाँ है। तो हमने ये 3 लेवल पर किया है कि सांपों की आइडियोलॉजी, मतलब सांप जो जहर फैला रहे हैं वो ये आइडियोलॉजी है, उसके बारे में बताया है। और जो सांप हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनके क्या प्रोजेक्ट हैं, कैसे कॉन्फ्रेंस होती है, कैसे वो जर्नलिस्ट हैं, कोई ये लोग पॉलिसी बना रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, ये एक सांप का काम है, उनका काम क्या है। तो तीसरी बात ये है ये सांपों का घोंसला कहाँ है, कौन उसको पैसे दे रहा है, कैसे चल रहा है ये घोंसला। और फिर चौथी बात ये है कि ये जो सांप है और उनका जो जहर है वो इंडिया में आ रहा है, ये सिर्फ बाहर नहीं है, इंडिया में आ रहा है। तो ये जो पुस्तक है इसका मतलब सिर्फ एकेडमिक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, वहाँ से बात फैल चुकी है। राजीव जी, आप भारत और सनातन धर्म पर लंबे समय से लिखते रहे हैं, आपकी कई पुस्तकें हैं जो सामने आई हैं और उन्होंने सनातन की उन जड़ों पर एक तरह से और ज़्यादा रोशनी डाली है और बताया है कि किस तरह से देश और विदेश में सनातन को समझा जाए। स्नेक्स इन द गंगा की हम बात करते हैं तो वो कौन से खतरे हैं जो देश के भीतर, क्रिटिकल रेस थ्योरी, उसको भारत के संदर्भ में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जिक्र आपने अपनी किताब में किया। अब ये उन्होंने क्रिटिकल रेस थ्योरी से लेकर एक क्रिटिकल कास्ट थ्योरी बनाई है। वो क्रिटिकल कास्ट थ्योरी इंडिया के लिए बनाई है। उसमें ये कहा गया है कि जो कास्ट है वो रेसिज्म है एक तरह का, जैसे अमेरिका में था, और जो दलित लोग हैं वो ब्लैक लोग हैं, इंडिया के ब्लैक लोग हैं, काले लोग हैं, और जो नॉन दलित हैं, ब्राह्मण और बाकी लोग हैं, वो वाइट हैं। और जो वाइट ने ब्लैक को किया था अमेरिका में, वो यहाँ हो रहा है। ये बात, ये थियोरी है कि वैसी स्लेवरी यहाँ है और वैसी अत्याचार है और इन लोगों को हेल्प करनी चाहिए जैसे वहाँ ब्लैक्स को हेल्प करी जाती है, इसलिए इसी तरह से दलित्स को यहाँ हेल्प करनी चाहिए। तो ये इसमें हार्वर्ड लगा हुआ है और हार्वर्ड के कहने पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बाकी भी दुनिया में लगी हुई हैं, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी और इंडिया में भी लगी हुई हैं ऐसी भी। और ये खूब सारे एक्टिविस्ट तैयार कर रहे हैं। अब हमने देखा हार्वर्ड में कम से कम 1-2 हज़ार ऐसे इंडियन एक्टिविस्ट तैयार करके यहाँ भेज चुके हैं पिछले 5-7 सालों में। ये वहाँ पर काफ़ी जैसे इंडस्ट्रियल स्केल, लार्ज स्केल में ये प्रोजेक्ट हो रहा है, बहुत बड़े स्केल में। और इसके बारे में इंडिया वालों ने सुना नहीं, कुछ विचार नहीं किया, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ डरे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिके हुए हैं, इंडियन लोग बिके हुए हैं। और इंडियन लोगों का जो बिज़नेस है, बिज़नेस चलता है, उन लोगों से मिलजुल के वो उसमें कुछ ऐसे कहना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं मेरा क्या है, कोई और संभालेगा, मे बी शायद गवर्नमेंट संभालेगी या कोई और संभालेगा, मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को तो इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये बात चल रही है। तो क्रिटिकल रेस थ्योरी अमेरिका के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो कहती है कि जो ब्लैक्स हैं वहाँ के और जो वाइट्स हैं उनमें टक्कर हो रही है, और जो वाइट्स हैं उन्होंने ब्लैक्स को स्लेव बना रखा है, दबा के रखा है। तो ठीक बात है, हम भी ब्लैक्स के साथ मिलकर उनके लिए भी सहायता कर चुके हैं, काफ़ी कर चुके हैं। लेकिन उसको वो अमेरिका के इतिहास है, अमेरिका में बात हुई थी, इंडिया में ऐसी स्लेवरी वेवरी नहीं कभी हुई। तो इंडिया में ये नहीं हुआ कि कोई जैसे वाइट्स हैं वो कहीं और देश से आए और ब्लैक्स को किसी और देश से पकड़कर मजबूती से ले आए। ऐसे कभी नहीं हुआ कि ब्राह्मण्स कहीं से आए थे और दलितों को कहीं और से ले आए और उनका स्लेव बना दिया, और ऐसे कभी हुआ ही नहीं। तो ये जो अमेरिका की हिस्ट्री है, अमेरिका का इतिहास है, वो इंडिया के ऊपर थोपना ठीक नहीं है। तो ये थोपा जा रहा है कि जो दलित हैं वो यहाँ के ब्लैक्स लोग हैं, काले हैं, और जो बाकी लोग हैं वो वाइट्स हैं, और जो उनका आपस में रिलेशनशिप है वो रेसिज्म का है, जैसे अमेरिका में रेसिज्म हो चुकी है। तो ये बहुत खतरे की बात है, क्योंकि जहाँ यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और वो ऐसा प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, ऐसे बोलकर वो पैदा कर रहे हैं जो प्रॉब्लम अभी तक नहीं है।
तो ये कौन लोग हैं जो इस नैरेटिव को बना रहे हैं? तो ये कई जगह हो रही है बात, लेकिन जो सबसे बड़ा अड्डा है वो हार्वर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आजकल ऐसा है जैसे पहले ऑक्सफोर्ड होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बिल्कुल बहुत सारा अधिकार था, वो अब हार्वर्ड में है। अब इस तरह हम कह रहे हैं हार्वर्ड विश्वगुरु बन चुका है। ये इंडिया के बारे में हार्वर्ड विश्वगुरु हमने बना दिया। हमने उसको इसलिए बनाया क्योंकि हम जब भी हार्वर्ड कुछ कहता है हम मान लेते हैं, वो इसी को सिलेबस में ले आते हैं, उसी को करिकुलम में ले आते हैं, उसी को अपनी एजुकेशन पॉलिसी में ले आते हैं। मीडिया वाले भी जो हार्वर्ड कह रहे ठीक ही कह समझते हैं, और जो प्रोफेसर वहाँ से पढ़ के आए हैं वो उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें भी हार्वर्ड की जो थियोरी है लिबरल आर्ट्स वगैरह वही चलती है। सो ये हार्वर्ड को हमने बहुत ज़्यादा इज्जत दी है और उनको अधिकारी बना दिया। हमारे ऋषि मुनि ने जितने हार्वर्ड के प्रोफेसरों को हमने ऋषि मुनि की तरह अधिकारी बना दिया। तो ये प्रॉब्लम है। ये मतलब जो हमारी कंट्री है, हमारी इंडिया भारत है, वो स्ट्रांग बन रही है, इकॉनमी स्ट्रांग बन रही है, मिलिट्री स्ट्रांग बन रही है। तो हमको अपनी इज्जत रखनी चाहिए। ये नहीं कि हार्वर्ड की इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, इतना बड़ा ब्रांड है कि जो वो कह रहे हैं हम जरूर मानेंगे, उनका कहना मानेंगे। ये प्रॉब्लम है राजीव जी। लेकिन हार्वर्ड की भी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है, उस यूनिवर्सिटी को भी लोग एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान के तौर पर देखते हैं। तो जब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं तो सवाल आपकी तरफ भी उठते हैं कि आखिर हार्वर्ड को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? इस पुस्तक में जो कुछ भी हम बोल रहे हैं हार्वर्ड के ही कोटेशन दे रहे हैं, उन्हीं के वेबसाइट है, उन्हीं के यूट्यूब में जो बहस कर रहे हैं, जो विचार दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, वही हमने कोट किए और पूरा हमने रेफरेंस दिया है कि आप यहाँ जाके देख सकते हैं कि ये हार्वर्ड वाले लोग बोल रहे हैं। और ये हार्वर्ड वाले लोग बोल रहे हैं इंडियन उनको फंडिंग दे रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर फंडिंग दे रहे हैं। ये जो इंडिया के लेफ्टिस्ट लोग हैं और इंडिया के अम्बेडकराइट हैं, दलित लोग हैं, ये LGBT के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जिनको भी इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम है, इस गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है या इंडिया के इतिहास के साथ या इंडिया के वैदिक कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो वहाँ पहुँच जाता है, उसको फर्स्ट क्लास टिकट मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है, वो कहते हैं आ जाओ यहाँ काम करो। तो ऐसे उन्होंने वातावरण बना दिया है। पर लेकिन ये चाइना के केस में ऐसा वातावरण नहीं है, क्योंकि चाइना वालों ने उनको कह रखा है कि हमको आपसे साइंस चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये चीज़ें चाहिए, लेकिन इतिहास के बारे में चाइना का जो इतिहास है हमको ज़्यादा मालूम है, आपको नहीं मालूम। जो हमारी सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, सोशल साइंसेज जिसको कहते हैं, वो आपका कोई मतलब नहीं है, ये हमारी बात है। कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में हमारे में मत बोलो। तिब्बत के बारे में जो हो रहा है वो हमारा इंटरनल अफेयर है, आपकी बात नहीं है। जो उइगर मुस्लिम के ऊपर हो रहा है या जो हांगकांग में हो रहा है या ऐसी जो प्रॉब्लम है, ये हार्वर्ड को कह रखा है कि आप नहीं इस बारे में कुछ विचार करो या कोई अपने कोर्स वोर्स में मत करो। तो चाइना ने हार्वर्ड को जो चाइनीज़ आइडिया है, चाइनीज़ आइडियोलॉजी है, वो पढ़ाने के लिए आगे किया हुआ है। चाइना ने उनको ऐसे फंड किया। और इंडिया के केस में उल्टी बात है, हार्वर्ड फैसला कर रहा है कि क्या कहेंगे इंडिया के बारे में और इंडिया को सिखा रहे हैं। हार्वर्ड वाले इंडिया को भारत के बारे में सिखा रहे हैं। लेकिन राजीव, जब हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित संस्थान पर आप सवाल खड़े करते हैं तो सवाल ये भी होते हैं कि आपके तथ्यों पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे और ये भी माना जाएगा कि आप भारत में जो मौजूदा सरकार है उसका पक्ष मजबूती से रखने के लिए या इस विचारधारा से जो सहमत नहीं है उन पर आप हमला कर रहे हैं अपनी इस किताब के जरिए। नहीं, इस पुस्तक में इंट्रोडक्शन में एक है दीप्ति राव, वो LGBTQ हैं खुद, और वो इंडियन हैं और वो टेक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, बहुत बड़ी कंपनी में। तो उन्होंने हमको ये बताया कि ये LGBTQ को प्रमोट करने के लिए उनको हिंदू धर्म से अलग कर रही हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी। वो कह रहे हैं कि हम LGBTQ होना चाहते हैं, हम हिंदू भी हैं, अपने धर्म के साथ ही होना चाहते हैं। हमको चॉइस नहीं होनी चाहिए कि ये LGBTQ वाले सपोर्ट करेंगे पर तुमको धर्म से अलग कर देंगे। तो ये एक तरह समझो कन्वर्जन की तरीका है। ये प्रॉब्लम है हमारी। ये जो LGBTQ का स्पोक्समैन है वो कश्मीर के बारे में इंडियन आर्मी के अगेंस्ट ये चीज़ें कह रहा है। तो उसका वो LGBTQ के नाते पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स में आ गए इंडिया के अगेंस्ट। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। आपने इसमें एक चैप्टर है राजीव जी, अटैकिंग मेरिटोक्रेसी एट द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT को लेकर क्या ऐसे आपको वो खतरे दिखाई दे रहे हैं जो विदेशी जमीन पर तो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन
देश को उसका बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एक वहाँ हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, खुद ब्राह्मण हैं और बहुत इलीटिस्ट बैकग्राउंड से फैमिली से आई हैं। अब वहाँ हार्वर्ड में जाके उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक निकाली है कि उस सारी पुस्तक 400 पेज की है। उस पुस्तक में यही उसके थीसिस है कि आईआईटीज़ जो इंडिया में हैं, सारे आईआईटीज़ ये ब्राह्मण को प्रेफर करते हैं। ब्राह्मणों ने बनाए थे और ब्राह्मणों के लिए ही है, और दलित वलित को जो छोटे मोटे कभी मिल जाती है एडमिशन, उनको नीचे रखा जाता है। तो ये जो आईआईटी है, ये जितने भी सिलिकॉन वैली में आईआईटी के लोग गए हैं, तो ये इलीटिस्ट लोग हैं। ये इंडिया के दलितों के लिए नहीं है, दलितों के पीछे रखा हुआ है, और इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये पुस्तक ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की है, कोई छोटी मोटी पब्लिशिंग नहीं। इस सारी वर्ल्ड में ये पब्लिशिंग प्रेस सबसे ज़्यादा मानी जाती है, इसकी बहुत इज्जत है। जहाँ कोई एक चीज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से निकल जाए तो मतलब उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और हार्वर्ड के अपने प्रोफेसर ऐसी बात निकाल रहे हैं। अब इसका कारण ये, इसका नतीजा ये हुआ कि एक और संस्था है जिसको कहते हैं इक्वालिटी लैब्स, एक न्यूयॉर्क में है। उन्होंने ये बात पकड़ी और उन्होंने जाके केस लगाया सिस्को पर। एक सिस्को बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में। उनके ऊपर केस लगाया कि आपके पास दलित कम है, ब्राह्मण ज़्यादा हैं, और ब्राह्मण नहीं होने चाहिए। ये आईआईटी के जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको ये जात भाती के बारे में, इसके बारे में प्रॉब्लम है। तो उनको ये डर लग गया, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक और ये गूगल, अमेज़ॉन, एप्पल, सब लोगों को डर लग गया कि अब जैसे सिस्को के ऊपर केस लगाया था, हमारे ऊपर भी लगा देंगे। तो इसलिए उन्होंने कास्ट वर्कशॉप्स कर रहे हैं। ये जो लोग हैं वहाँ जाके सिलिकॉन वैली में कास्ट वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि देखो कैसे कास्ट है, कितने कास्ट लोगों को मारा गया है, कितने रेप होते हैं, क्या क्या होता है। तो ये सारे जो नेगेटिव चीज़ें इंडिया की, अब ये सिलिकॉन वैली कंपनीज़ में सिखाई जा रही हैं। और जो इंडियंस बैठे हैं वो उनको बहुत शर्मिंदा किया जा रहा है कि भी वो तो हमको कितने लोगों ने ईमेल भेजी है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई फेसबुक में है, कि हमको कहा कि HR डिपार्टमेंट ने कहा है कि बैठो सुनो, चुप बैठे रहो, सुनो बात, क्योंकि तुमको सीखना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। और हमको बेइज्जती हो रही है हमारी, और हम बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि हम बोलेंगे हमको रेसिस्ट कहा जाएगा और हमारी बदनामी होगी। तो ये सिलिकॉन वैली में अब ये बहस बहुत चल रही है कि ये क्यों हो रहा है हमारे अगेंस्ट। हमारा ये कहना है कि हार्वर्ड जो है उनमें जेलसी है आईआईटी के बारे में। मतलब वो कहते हैं कि हार्वर्ड के कम CEOs हैं सिलिकॉन वैली में, आईआईटीज़ के ज़्यादा CEOs हैं। और CEO नहीं, बाकी भी जो लोग हैं, बाकी भी जो लेवल पे काम करते हैं, सीनियर लेवल पे काम करते हैं, वो ज़्यादा आईआईटी के हैं टेक्निकल जॉब में, और हार्वर्ड के कम हैं। तो ये बात सिर्फ अगले 10 साल में हुई, पिछले 10 साल में, पहले नहीं था। पहले तो हार्वर्ड का 300 साल के लिए बहुत टॉप नाम था। तो ये भी उनको लगता होगा कि ये लोग कहाँ से आए। अब ये काफ़ी 25, 30, 40% जो टेक्निकल जॉबें हैं ये ले रहे हैं, इंडिया वाले लोग ले रहे हैं, और ये तो हमारी बात थी। लेकिन राजीव जी, सवाल ये है कि क्या ये 2014 के बाद का, यानी 12 के बाद से 22 के बीच का ये जो बदलाव दिखाई दे रहा है, क्या कास्ट को लेकर भारत की इस छवि को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में पटल पर चर्चा का एक विषय बनाया जा रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा जातिवाद है, भारत में दलित, भारत में माइनॉरिटी बड़ा प्रताड़ित है? इस तरह की छवि के पीछे का माइंडसेट क्या है? माइंडसेट वो तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो भी सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। और इंडिया के जो लोग हैं ये सैफरॉन फैशिस्ट हैं, ये हिटलर नाजिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल रेसिस्ट हैं, बड़े डेंजरस हैं, और जैसे इस्लामिक टेररिज्म है, हिंदू टेररिज्म भी है, ऐसे बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। इसी क्रिटिकल रेस थियोरी, क्रिटिकल कास्ट थियोरी, माइनॉरिटीज़ को भी साथ इसमें मिला के ये काम किए जा रहे हैं। जो आईआईटीज़ वाले हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, आईआईटीज़ को भी खुद ही जाके जवाब देना था, हमने जवाब दिया। हमारी पुस्तक में एक चैप्टर है, हर एक चीज़ का एक चैप्टर है। जो कुछ हो रहा है उसका हम अलग अलग चैप्टर निकाल के कर रहे हैं। जो लॉ सूट्स हुए हैं सिस्को के बारे में, उसके पूरी एनालिसिस हमने एक चैप्टर निकाली है। जो आईआईटी के बारे में पुस्तक निकली है अजंता सुब्रमण्यम की, एक पूरा चैप्टर है उसी के बारे में है। तो इसीलिए हमारे 22 चैप्टर हैं, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब इतनी मोटी किताब है, लेकिन पूरी किताब को पढ़ना नहीं जरूरी। आप उसको उठाएं, इंट्रोडक्शन पढ़ें, और उसके बाद किसी भी चैप्टर को पढ़ लें, ठीक है। भारत के भीतर वो कौन लोग हैं जो भारत के लिए खतरा साबित हो रहे हैं? भारत के अंदर लोग हैं जो, देखिए
राहुल गांधी हमने इसमें कोट किया है। राहुल गांधी ने हार्वर्ड जाके इंटरव्यू दिए हैं, जो वीडियो आप देख सकते हैं, आप उनके जो वेबसाइट्स हैं वहाँ भी देख सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है कैसी है, इंक्वायरी होनी चाहिए, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके बारे में क्या हुआ है। और कई लोग हैं जो ये एक हैं एक सुगाता बोस प्रोफेसर हैं हार्वर्ड में, वो ये ममता बनर्जी की पार्टी में रह चुके हैं, एमपी। तो वो भी लोग ऐसे लोग हैं। सो कई पार्टीज़ वाले भी, कई इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले भी ऐसे लोग हैं। कई द्रविडियन पार्टीज़ हैं, तमिलनाडु की जो द्रविडियन पार्टीज़ हैं वो वहाँ जाके हमेशा इंडिया के अगेंस्ट प्रो द्रविडियन के, द्रविडियन अलग है। वहाँ पर एक वहाँ में तमिल लैंग्वेज की चेयर शुरू की है इन लोगों ने। और वो तमिल लैंग्वेज भाषा सिर्फ नहीं सिखाते, भाषा तो कम ही सिखाते हैं, आइडियोलॉजी सिखाते हैं। आइडियोलॉजी सिखाते हैं कि जो तमिल है वो द्रविडियन लोगों की है, वो अलग लोग हैं, वो बाकी भारत से नहीं मिले हुए, वो उनके ऊपर भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है, उनको कंट्रोल किया हुआ है, हम अपनी आज़ादी चाहते हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। वहाँ पर हार्वर्ड में खालिस्तानी हैं, हार्वर्ड में कश्मीर सेपरेटिस्ट हैं। आप हार्वर्ड जाएंगे तो कश्मीर सेपरेटिस्ट को बहुत इज़्ज़त मिलती है, वो बहुत अपने प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तानी अपने प्रोग्राम करते हैं। आप हिंदू जाएगा कहेगा मैं अपने हिंदुज़म के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, बड़े गौर से कहना चाहता हूँ, तो उसको कहेंगे रेसिस्ट है, ये पता नहीं कैसा आदमी, सैफरॉन है। हिंदुत्व के अगेंस्ट तो काफ़ी कुछ हो रहा है वहाँ। तो हिंदुत्व को क्यों इस तरह से देखा जाता है? तो हिंदुत्व, क्योंकि भारत को तोड़ने का तरीका यही तो है ना। यदि आप एक तो हिंदुत्व का तोड़ना है, दूसरा है फैमिली, जो परिवार है उसको तोड़ने के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि जो परिवार है वो ही, ये जो इलिटिज़म है, जो लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, ये परिवार का प्रॉब्लम है। क्योंकि जो माँ बाप हैं वो बच्चों को भी वही बात सिखाते हैं, और क्योंकि माँ बाप में ये बायस है, प्रेजुडिस है, तो ये वो बच्चे भी ऐसे ही सीखते हैं। तो परिवार को भी तोड़ना चाहिए। तो इसमें हमने बहुत सारी कोटेशन दिए हैं हार्वर्ड के लोगों ने, जो कह रहे हैं कि बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपने फैमिली को, मदर फादर को डिफाई करो, उनको चैलेंज करो। तो इसीलिए कई लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, और जब वो आते हैं वो बिल्कुल उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है। आपने इसमें ये भी लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यस, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में रिसर्च होनी चाहिए, गवर्नमेंट करे या कोई जो बिलियनियर लोग उनको पैसा दे रहे हैं वो भी करे। हमने तो अपनी तरफ से किया है। हमने जो हमारी फाइंडिंग्स है, एक रिपोर्ट है, समझे, रिपोर्ट कार्ड है कि हार्वर्ड क्या कर रही है, हमारे फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए क्या कर रही है। फ़ायदे के लिए भी कर रही है क्योंकि वो साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, माना है हमने। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स है, सोशल साइंसेज है, लिबरल आर्ट्स हैं, इसमें हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपको आलोचकों का भी बहुत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था पे आपने हमला करा है, और आप सिर्फ संस्था तक ही नहीं सीमित रह गए हैं। आप उन तमाम लोगों पर, उन प्रभुत्व लोगों पर एक तरह से हमला है जिनका मकसद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाना है। तो अपने आलोचकों को आप क्या जवाब देंगे? क्या वो जवाब ये किताब ही है कि इसमें तमाम तथ्य मौजूद हैं? हमारा जवाब पुस्तक है, लेकिन हम डिबेट भी करना चाहते हैं। वो लोग डिबेट नहीं करना चाहते। अभी तक तो पिछले 30 साल से मैंने हार्वर्ड के बारे में काफ़ी लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन सारों में काफ़ी लिखा है। वो डिबेट से डर रहे हैं। हम डिबेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके शो पर आ जाएं, वो भी आ जाए, हम भी आ जाए, हम डिबेट करेंगे। यदि हम गलत हैं तो मान लेंगे, ठीक है हम गलत हैं, और चेंज कर देंगे। लेकिन जहाँ हम सच हैं तो उनको मानना पड़ेगा। तो ये तो जो डिबेट है तो बहुत पुरानी बात है इंडिया में, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। वो जो लिबरल लोग हैं वो कहते तो हैं वो होनी चाहिए, फ्री स्पीच होनी चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए, पर उनको ये बुरा लगता है कि ये एक इंडियन है। इस किताब में तमाम उन तथ्यों को शामिल किया गया है, उन दस्तावेजों को शामिल किया गया है जो बात कही जा रही है। इस किताब को आने वाले समय में चर्चा में जरूर रहेगी, लेकिन देखना यह होगा कि आलोचक जब सवाल उठाएंगे तो किस तरह से राजीव मल्होत्रा अपनी इन बातों को उन आलोचकों के सामने इस किताब के जरिए रखेंगे, और भारतवासियों को कैसे इन खतरों के बारे में और जानकारी आने वाले समय में देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, हमारे साथ इस पूरी किताब पर बात करने के लिए। धन्यवाद।